नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक हो और अपने सेहत के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई का भी विशेष ध्यान दे रहे हो। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से अपने परिसर अध्ययन भाग 1 का जो पाठ है सजीवों के परस्पर संबंध, इसमें हम आगे की जो हमारी सिलेबस है अर्थात हमारा जो पोर्शन है हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भोजन, आवास, हवा, वस्त्र, ठीक है, ये सब जो हमारी आवश्यकता है ये हमारे परिसर से पूर्ण होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सजीव मतलब जहां पर ये सारी आवश्यकताएं उन्हें उपलब्ध होती है वे अधिकांश वहीं पाए जाते हैं। हमने उनमें शेर के भी बारे में पढ़ा था कि जिस प्रकार से जो शेर है जहाँ पे नदी मतलब नजदीक अगर कोई तालाब है, गुफा है, घास वाले क्षेत्र है और जहां उसे आसानी से शिकार मिल सकता है वो वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछले भाग में पढ़ा था। अब इस भाग में हम आगे का अध्ययन करेंगे, तो हम फिर से चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक की तरफ। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणियों को पालता है। आप जानते हो कि हम अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के प्राणी पालते हैं। खेती के लिए हम बैल पालते हैं, दूध के लिए गाय भैंस को पालते हैं, रखवाली के लिए हम कुत्तों को पालते हैं, ऊन के लिए हम भेड़ों को पालते हैं। पाले गए प्राणियों से वह अपार स्नेह करता है। जब हम इन प्राणियों को पालते हैं तो हम उनसे स्नेह भी रखते हैं अर्थात हम प्रेम भी करते हैं। वह उनकी आवश्यक देखभाल भी करता है अर्थात हम प्राणियों को समय समय पे क्या करते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। ठीक है, और उन्हें खिलाता पिलाता है। जो उनकी आवश्यक भोजन है, जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, हम उनको क्या करते रहते हैं, उपलब्ध कराते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। प्राणियों के बीमार होने पर वह उनका उपचार कराता है। जैसे कभी कभार अगर प्राणी बीमार पड़ गए तो पाले गए प्राणियों को हम कहाँ लेके जाते हैं, जानवर के डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। ठीक है, इन प्राणियों द्वारा मनुष्य को कई प्रकार की वस्तुएं मिलती है। अब प्राणियों को हम पालते हैं लेकिन इन प्राणियों से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे कि मनुष्य को दूध और दही, सबसे पहले मुख्य रूप से दूध जो गाय और भैंसों से हमें प्राप्त होता है, उन दूध का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, दही। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ प्राणियों का उपयोग हम मांस के तौर पे भी करते हैं, जैसे भेड़ बकरी हो गई, मुर्गी हो गई। इन प्राणियों का अधिकांश उपयोग मांस के लिए भी किया जाता है और मांस के साथ साथ कुछ प्राणी हमें अंडे भी देते हैं, जैसे मुर्गी, तो अंडे आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। कुछ प्राणी मनुष्य के लिए बोझ ढोने, जैसे बोझ ढोने के लिए देखते हो कुछ प्राणी, जैसे घोड़ा हो गया, ठीक है, घोड़े के साथ साथ आप गधे को भी देख लो, गधा के साथ साथ हाथी हो गया, ऊंट हो गया, इन सब का उपयोग हम बोझ ढोने के लिए भी कर सकते हैं। और बैलगाड़ी खींचने में भी उपयोगी होते हैं। जैसे बैलगाड़ी आपने गाँव में देखा होगा, जो 2 पहियों के सहारे क्या होता है, बैलगाड़ी जो खींचने का कार्य होता है वो बैल करते हैं। ठीक है, तो आप गांव में देख रहे हो बाजार से सामान लाने के लिए, घास ढोने के लिए और आवश्यक सामग्री जो हम यहाँ से वहाँ लेकर के जाते हैं उसके लिए हम बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते हैं। तो देखो ये प्राणी क्या करते हैं, उन बोझों को खींचने का कार्य करते हैं। खेती की जुताई, बुआई जैसे परिश्रम वाले कामों के लिए भी किसान इन पालतू प्राणियों की सहायता लेता है। आप तो देख सकते हो गांव के अंदर, खेतों के अंदर अगर हमें खेत जोतना है तो भी हम किसकी सहारा लेते हैं, हम बैलों की ही सहारा लेते हैं। और बैलों के सहारे भी हमारे गांव के अधिकांश भागों में आज कृषि संपन्न होती है। खेती के कार्य में अधिकांश लोग आज भी इन जानवरों का प्रयोग करते हैं, खासतौर पर बैलों का। उसी प्रकार से कुत्ता घर की रखवाली करता है। आप देखे रहोगे कि अगर आप कुत्ते को पालते हो, अगर आप उसका समय समय पे ध्यान रखते हो तो वो आपके घर की रखवाली भी करता है। और इससे आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभार अगर रात को कोई अनजान व्यक्ति आए, ठीक है, तो तुरंत भौंकने लगता है। भेड़ों से मनुष्य को ऊन मिलता है। पालतू प्राणियों से भी मनुष्य स्नेह करते हैं। जैसे भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन। और पालतू प्राणी भी मनुष्य से स्नेह करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम उनका इतना ध्यान रखते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हम हमसे स्नेह रखते हैं। अभी देखिए आगे दिया गया है, क्या तुम जानते हो पालतू प्राणियों का मल मूत्र भी मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। अर्थात जो मल को विसर्जन करते हैं, ठीक है, विसर्जित करते हैं, वो हमारे उपयोग में आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो पूरे वर्ज्य पदार्थ है, बहुत खराब पदार्थ है, ये हमारे किस काम का होगा। तो देखो किस प्रकार से गाय तथा भैंस के गोबर से उपले पाथे जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा जो उपले होते हैं, ठीक है, उन जैसे गाय और भैंस की जो गोबर होती है
उसके अंदर घास, तिनके, ये सारी चीजों को मिला करके उससे हाथ से थाप करके देखते हो आप दीवार पे गोल गोल जो होता है चक्की की तरह, वो चिपका दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ समय के बाद सूखने के बाद ये एकदम एक उत्तम ईंधन का कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। तो देखो, सूखे उपले ज्वलनशील होते हैं, अर्थात ये तुरंत मतलब जलने लगते हैं। ग्रामीण भागों में बहुत से स्थानों पर ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज भी वह गांव जहां पे आज भी सरकार के द्वारा गैस के बाटलों की सुविधा नहीं है, तो वहां पर या तो इन गाय भैंस के गोबरों से बने हुए उपलों का प्रयोग या तो सूखी लकड़ियों का प्रयोग आज भी किया जाता है। उपलों के ज्वलन से धुआं होता है। इसमें एक कमी है कि इसके जलने से क्या होता है, अधिक धुआं होता है। गाय तथा भैंस के गोबर से गोबर गैस नामक ज्वलनशील गैस तैयार करते हैं। आज तो हम विज्ञान के इस युग में हमने इतनी प्रगति कर ली है कि इनके गाय तथा भैंस के गोबर से हम गोबर गैस नामक ज्वलनशील गैस भी तैयार कर सकते हैं। उसके जलने से धुआं नहीं होता है। जैसे आप अपने घर में बाटला भी देखे रहोगे, वो भी एक गैस है, क्या उसके जलने से कभी धुआं होता है? नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन गोबर गैस के जलने से भी किसी प्रकार का धुआं नहीं होता है। इसका भी ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। मिट्टी के घरों को लीपने में गोबर का उपयोग होता है। आज भी हम अपने गांवों की तरफ जाए तो जो जिनके घर मिट्टी के होते उनके घर को क्या किया जाता है, गोबर से लीपा जाता है, ठीक है। तो गोबर से लीपने से क्या होता है, घर एकदम आप देखोगे तो स्वस्थ दिखता है और घर में ठंडक भी बना रहता है। तो गाय, भैंस, बैल आदि के गोबर से गोबर की खाद, भेड़ों तथा बकरियों की लेड़ी से लेड़ी खाद तैयार की जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो इनकी जितने लोग भी इनके मल मूत्र हैं, ये मल मूत्रों से क्या किया जाता है, जैसे गाय भैंस और बैल के गोबर से गोबर की खाद बनाई जाती है, ठीक है। और जो भेड़ बकरी है वो लेड़ी करती है, तो उनकी लेड़ी से लेड़ी की खाद तैयार की जाती है। और प्यारे बच्चों, इनका उपयोग खेती के लिए करते हैं, अर्थात किसान इसे खेती में खाद की तरह क्या करता है, प्रयोग करता है। तो देखो, इनके मल मूत्र भी क्या होते हैं, हमारे बहुत कार्य आते हैं। अर्थात प्राणी जो होते हैं हमें बहुत तरीके से हमारे उपयोग में आते हैं और हमें लाभ देते हैं, ठीक है। आप जैसे चित्र में देख सकते हो कि प्राणी हमारे मित्र, यहाँ देख सकते हो घोड़ा, कुत्ता, बकरी दिखाया गया चित्र के अंतर्गत। साथ ही साथ में देखो ये दोनों बच्चे बिल्ली के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, ठीक है। तो हमें भी इनका क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे, जिस प्रकार मनुष्य को प्राणियों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वनस्पतियों की भी होती है। तो प्यारे बच्चों, प्राणियों के साथ साथ हमें वनस्पतियों की भी आवश्यकता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। जैसे हम अनाज, साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि वस्तुएं मनुष्य को वनस्पतियों से ही प्राप्त होती है। आप देख सकते हो कि जो भी हम अनाज खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, फल इत्यादि खाते हैं, ये सब क्या है, वनस्पति के ही रूप है। मनुष्य में फूलों के लिए भी रुचि होती है। आपको भी कोई ना कोई फूल पसंद होगा, बराबर। तो अर्थात जो फूल आपको पसंद है, आपको भी उसमें रुचि है। तो विभिन्न अवसरों पर हम फूलों का उपयोग करते हैं, जैसे कि शादी विवाह हो गया, ठीक है, कोई समारोह हो गया, जन्मदिन हो गया, ठीक है, कोई विशेष दिन हो गया जैसे आपके विद्यालय में मनाया जाता है। तो उस समय भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, फूलों की। कभी कभी हमें अपने किसी त्योहार में भी फूलों की आवश्यकता होती है। जैसे आप दशहरा में ही देख सकते हो, अभी अभी आपने देखा होगा कि सब लोग अपने घर पे क्या करते हैं, फूलों का तोरण बांधते हैं। तो फूल भी हमें वनस्पतियों से ही मिलते हैं। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो फूल हमें मिलता है ये भी वनस्पतियों से मिलता है। कपड़ों के लिए आवश्यक कपास अर्थात जो रुई होता है, जिससे हम क्या तैयार करते हैं, उससे हम धागा तैयार करके जिससे हम कपड़ा बुनते हैं। तो जो कपड़ों के लिए आवश्यक कपास होते हैं, जो धागे होते हैं, या तो आप कह सकते हो रुई जो होते हैं, भी हमें वनस्पतियों से ही मिलता है। तो आप देख सकते हो कि वनस्पतियां भी हमारे कितने उपयोग में आती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम वनस्पतियों का विधि पूर्वक रोपण करते हैं। विधि पूर्वक मतलब जिस मौसम में और जलवायु में जो पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, हम उसी विधि के अनुसार उसी मौसम में हम क्या करते हैं, उसे रोपते हैं। जैसे आप देखते हो चावल बारिश के समय, मतलब गेहूं जो हो गया हम ठंडी के मौसम में, ठीक है। तो जो जिस समय उनका वृद्धि होता है हम उसको उसी विधि पूर्वक क्या करते हैं, रोपते हैं, बीज बोते हैं और उन्हें सही ढंग से पानी मिलता रहे, इसका ध्यान रखते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो भी वो सूख जाएंगे, और अधिक पानी डालोगे तो आपने प्रयोग में देखा तभी वो सड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। आवश्यकता के अनुसार खाद देते हैं
और उनमें कीड़े न लगे इसलिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। मतलब हम जरूरत के हिसाब से जितना उन्हें खाद चाहिए हम खाद देते हैं और समय समय पे हम उन पर दवाई छिड़कते हैं। क्यों? तो दवाई कौन से होते हैं? कीटनाशक, ताकि उस पर कीड़े न लगे। न तो अगर एक बार कीड़े लग गए तो सारे फसल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। वनस्पतियां भी हमें भर भर कर देती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपने देखा कि कितनी सारी चीजें हमें वो भर भर करके देती है, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं देती है वो, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो परिसर के अन्य सजीवों को भी परिसर से ही भोजन मिलता है। जैसे भूख लगने पर छिपकलियां कीड़े खाती है, आप देख सकते हो, परिसर से ही वो अपने भूख को क्या करती है? मिटाती है। छिपकली क्या करती है? जो आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भक्षण करती है और अपना पालन पोषण करती है। कुछ विशेष प्रकार वाले सांप चूहे खाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि खेत के जो चूहे होते हैं उनको क्या करते हैं? सांप खा जाते हैं। बाघ हिरणों को खाता है। भेड़ बकरियां झाड़ियों की पत्तियां खाती है। गाय और भैंस घास खाती है। अर्थ यह है कि सभी सजीवों को भोजन परिसर से ही मिलता है। आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे प्राणी किस पर निर्भर है? परिसर पे। ठीक है, तो परिसर से ही उनकी सारी जरूरतें पूर्ण होती है। अभी देख सकते हो कि बंदर और गिलहरियों जैसे प्राणियों का आवास पेड़ पे होता है। आवास मतलब जिसपे वो निवास करते हैं, जिसपे रहते हैं। तो बंदर और जो गिलहरी है वो पेड़ पर ही रहते हैं। ठीक है, इसका उन्हें कुछ भी लाभ भी मिलता है। ऊंचाई पर रहने के कारण शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में उन्हें आसानी होती है। अगर जो गिलहरी है, जो बंदर है, अगर वो पेड़ की काफी ऊंचाई पे रहते तो जो नीचे उनके शत्रु मौजूद होते हैं, ठीक है, वो उनसे क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त फलों को खाकर वे अपना पेट भी भरते हैं। पेड़ पौधों पे जो उगने वाले फल है उसे खाकर के पेट भी भर लेते हैं और ऊंचाई पे रहने पे उनकी क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है, जो प्राणी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें हम वृक्षवासी या तो वृक्षारोही प्राणी भी कहते हैं, अर्थात जो वृक्ष पे रहने वाले प्राणी है। वे जिन पेड़ों के सहारे जीवित रहते हैं, अनजाने में वे उन पेड़ों की सहायता भी करते हैं। वो कैसे सहायता करते हैं? आपके ध्यान में आया होगा। वृक्षवासी प्राणी इधर उधर घूमते रहते हैं, फलतः उनकी विष्ठा के माध्यम से पेड़ों के फलों के बीज पूरे परिसर में सर्वत्र बिखरते हैं। जैसे कुछ पक्षी हो गई, बराबर, कुछ प्राणी ऐसे हो गए जो फलों को खाते हैं लेकिन वो उसको पूरी तरह से चबा कर नहीं खाते हैं। तो जो उनके बीज होते हैं पेड़ों के, वो उनके पेट में मौजूद होते हैं और बाद में विष्ठा के माध्यम से जब वो मलमूत्र त्यागते हैं तो बाहर निकल जाते हैं और बाद में जब वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो फिर से उसी प्रकार का एक पौधा वहां से उगने लगता है। तो आप देख सकते हो कि ये पेड़ पौधों को, उनकी प्रजाति को फैलाने में मदद भी करते हैं। और कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं जो फलों को खा करके आधा फेंक देते हैं जमीन पे। तो समानता में जब वो बीज जो उस फल के अंदर जो मौजूद होता है वो भी जब अनुकूल परिस्थिति आती है, पानी, हवा और जलवायु के संपर्क में आने से वो भी अंकुरित हो उठता है और वहां से भी एक नया पौधा उगने लगता है। प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हो कि ये भी प्राणी भी क्या करते हैं? पर्यावरण की मदद करते हैं, अर्थात पेड़ की। फलतः उनकी विष्ठा के माध्यम से पेड़ों के फलों के बीज पूरे परिसर में सर्वस्व बिखरते हैं। इसके कारण नवीन स्थानों पर पेड़ों के उगने में सहायता मिलती है। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो घोंसले बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो पक्षी हैं अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ पे। तो अर्थात ये हुआ कि प्राणी किस पर निर्भर है? वनस्पतियों पर, और कुछ वनस्पतियों की सहायता प्राणी भी करते हैं। तो अगले पृष्ठ पे देख के रखा है, क्या तुम जानते हो भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है? ये आपने गांव में देखा होगा, मैंने भी देखा है। लेकिन क्यों बैठता है प्यारे बच्चों? इसके पीछे कारण है। घास वाले स्थान पर भैंस घास चलती है, उस समय उसकी पीठ पर कोई बगुला अवश्य आकर बैठता है। इसका क्या कारण हो सकता है? अभी मैंने आपको कहा, बगुलों के भोजन में विविध प्रकार के कीटकों का समावेश रहता है। घास में अधिक संख्या में कीटक रहते हैं। आप जानते हो बगुले ज्यादातर किस पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए? कीटकों पर। और जो कीटक होते हैं वो उनकी संख्या घास में अधिक होती है। ये कीटक बगुलों को आसानी से स्पष्ट दिखते नहीं है, घास में छिपे होने के कारण। इसलिए बगुला इन कीटकों को पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वो दिखते नहीं है, घास में छुपे होते हैं। उसी घास में भैंस चरने के लिए आती है और चरते समय आगे जाने के लिए वो पैरों को आगे बढ़ाती है। जहां भी उसके पैर पड़ते हैं वहां के कीटक घबराकर उड़ते हैं कि हम कहीं दब न जाए या कहीं हम इनका शिकार न बन जाए, और उड़ करके कहाँ बैठते हैं? उसी समय भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला उन कीटकों को सफाई से पकड़ लेता है। ज्यों उसकी नजर में आते हैं कीड़े उड़ते हुए, वो बगुला क्या करता है? तुरंत उनको अपना शिकार बना लेता है।
और उन्हें निगल जाता है ना ये अच्छी युक्ति। तो आप समझ में आया आपको कि कैसे बगुला युक्ति करता है और भैंस की पीठ पर बैठ करके वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम फिर से चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ अर्थात श्यामपट्ट की तरफ, और इसके बचे हुए भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया। यदि आपको कोई भी इसमें शंका है या तो कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने व्यक्तिगत जो ग्रुप कक्षा चौथी का है उसमें आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अलविदा।